हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ओबीजी के अंदर। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ओबीजी के ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और नर्सिंग स्टूडेंट की डिमांड होती है कि आप आपने ओबीजी के अंदर डिजीज तो सारी पढ़ ली है। ठीक है, क्योंकि आपके डिजीज पोर्शन नॉट ओनली एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपके डिजीज पोर्शन के अंदर दो बड़े क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो आपके जो डिजीज पोर्शन है कम से कम आपके यहाँ पर 24 नंबर की तो आती ही है। ठीक है, या फिर आपके 16 नंबर का तो एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स से आना है। ठीक है, और एक दो शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा हो सकता है आपके दो क्वेश्चन डिजीज के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन डिजीज क्वेश्चन के अंदर बात करें तो डिजीज क्वेश्चन के अंदर जो 8 नंबर का आता है ना अपना, ठीक है, 8 नंबर का क्या आता है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर अपन बात करें तो अधिकतर नर्सिंग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से लिखे अपन। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओबीजी के अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मैं आपके लिए कॉमन नर्सिंग नर्सिंग मैनेजमेंट लेके आया ताकि जो आपको कोई से भी डिजीज आ जाए। ठीक है, जैसे कि अपन इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में तो अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इस बार आने की संभावना है। ठीक है, जैसे आपका एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, एक्लेम्पसिया हो गया, प्री एक्लेम्पसिया हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। जब जितने भी आपकी हाई हाई प्रेगनेंसी डिजीज है या फिर जिसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, अबॉर्शंस हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आता है ना, 16 नंबर में से ना आपके 8 नंबर का तो क्या आएगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग मैनेजमेंट को गलत भी लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ओबीजी के अंदर एक क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, छोटे क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर जिसमें अपन सीखेंगे भी सही कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियस हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर अपन नंदा के जो डायग्नोसिस है, नंदा की डायग्नोसिस में जो आपका पीईएस फॉर्मेट है, पीईएस फॉर्मेट के अनुसार आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे बनाते हो उसके बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि आप खुद से नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे बना सकते हो। ठीक है, खुद से आप डायग्नोस कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन चलते हैं कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओबीजी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलत लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके आता है, 4 क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका एनसीपी। ठीक है, दूसरा आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा आता है आपका रोल ऑफ नर्स। ठीक है, और चौथा आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट में अधिकतर नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग मैनेजमेंट ही रोल लिख के आ जाते हैं कि नर्स को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जबकि वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखे। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का सिंपल टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये फॉर्मेट दिख रहा है उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं असेसमेंट की। ठीक है, तो असेसमेंट में अपन बात करें तो असेसमेंट में आप 4 to 5 लाइंस लिख दो। ठीक है, जैसे असेस द वाइटल साइन हो गया, असेस द मतलब कंडीशन ऑफ मैटरनल की कंडीशन क्या है, ऑब्जर्व करना या फिर असेस करना यूटेराइन कंडीशन क्या है, या फिर आपका क्या हो गया असेस जनरल कंडीशन ऑफ मदर। ठीक है, तो असेसमेंट में आपने क्या लिख दिया है, 4 लाइन लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, अपन नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में भी बात करेंगे कि कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से है। मैं आपको यहाँ पर 10 से 15 नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसे कॉमन डायग्नोसिस बताऊंगा जो आप हर यूनिट या हर डिजीज के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपका गोल के अंदर क्या लिखना है, टू रिड्यूस, इंप्रूव और मेंटेन क्या करना, नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन में आप मिनिमम 20 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। ठीक है, ताकि आपको आपकी कॉपी के भी 4 पेज आराम से भर जाए, क्योंकि आपको एक पेज तो आप इसमें भर जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस एंड गोल के अंदर। ठीक है, और 3 पेज आपको इंटरवेंशन के लिखने ही है। ठीक है, 2.5 से 3 पेज आपको इंटरवेंशन के लिखने ही है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से डायग्नोस और कौन कौन से ऐसे कॉमन डायग्नोसिस है जो आपके ओबीसी के अंदर यूज में लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कॉमन डायग्नोसिस के अंदर आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट इन ओबीजी। ओबीजी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना, आज का वीडियो अपना यही है। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्नोसिस आ गया अपना एक्यूट पेन। ठीक है, अपन अगर बात करें तो एक्यूट पेन किसकी वजह से होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
या फिर टिश्यू इंजरी या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा, एक्यूट पेन होगा। ये आपकी ऑलमोस्ट मैं कह दूं कि सारी डिजीज के अंदर आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो, ठीक है। सब के अंदर एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सबके अंदर ये आप डायग्नोसिस लिख सकते हो। जो आपका पहला डायग्नोसिस लिख रखा है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, टिश्यू इंजरी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे नहीं लिखने हैं, यहाँ पर आप या तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लिख दो, या टिश्यू इंजरी लिख दो, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन लिख दो, मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। उसके बारे में अगर अपन बात करें तो अगर आपका ये तीनों अगर डिजीज रिलेटेड नहीं आ रहे तो आप क्या लिख दो, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। अब इसके इंटरवेंशन की बात करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन में क्या हो गया, ठीक है। इंटरवेंशन में आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार इनको देख लो। मैं आपको बता देता हूँ, असेस पेन इंटेंसिटी, मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करना, कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पर आपको कंफर्टेबल पोजीशन में हमेशा लेफ्ट लेटरल ही प्रोवाइड कराती है, ठीक है। क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर अपन सुपाइन पोजीशन वगैरह अगर फोल्डर पोजीशन देंगे तो आपके क्या हो सकता है, कॉर्ड के अंदर डिस्टेंशन आ सकता है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकती है, या फिर अपन बात करें तो कोल्ड को क्या हो जाएगी, दब जाएगी, तो उससे क्या होगा, फिटल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह देना, ठीक है। कालम और काम और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये आपका पहला डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करें तो रिस्क ऑफ डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। ये आप कुछ एक डिजीज के अंदर लिख सकते हो, जैसे आपका एक्लेम्पसिया हो गया, प्री एक्लेम्पसिया हो गया, ठीक है, उसके अंदर आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप एपीएच पीपीएच के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर दोनों में क्या होता है, ब्लड की ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। तो वहां पर आपके क्या होगा, रिस्क ऑफ डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम होगी, ठीक है। किसके रिलेटेड, ब्लीडिंग और वोमिटिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ये वाला डायग्नोसिस हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में भी लिख सकते हो, रिलेटेड टू वोमिटिंग डाल के, ठीक है। अब यहाँ पर अपन मैंने फर्स्ट में भी नहीं बताया है, फर्स्ट में भी आपको सबसे पहले डायग्नोसिस बना लिया, ये आपका क्या हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। फिर आपके आ गया गोल, गोल के अंदर क्या लिखना है, जैसे आपका ये है तो आपको क्या करना, फ्लूइड को मेंटेन रखना है, ठीक है। पेन का क्या हो गया, पेन को कम करना, रिड्यूस द पेन, ठीक है, रिड्यूस द पेन, ठीक है। फिर इसके इंटरवेंशन हो गए, ये आपके इंटरवेंशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन डायग्नोसिस की बात करें तो नेक्स्ट डायग्नोसिस हो गया रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है। अगर आपको इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा है तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर टिश्यू डैमेज की वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से, जैसे आपका एपीएच पीपीएच हो गया, तो उसमें क्या हो रखा है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में आपका गोल क्या होगा, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन, ठीक है। फिर आपके ये इंटरवेंशन हो गए, ठीक है। यहाँ पर इंटरवेंशन को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी आप लिख लोगे, आपको पता ही है इंटरवेंशन, क्योंकि इंटरवेंशन से अपन क्या लिखते हैं, सीधे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस हो गया अपना एंजाइटी, ठीक है। ये डायग्नोसिस आप सब डिजीज के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। सब डिजीज, जैसे कोई सी भी डिजीज होगी, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से अच्छे अच्छे पेशेंट एंजाइटी हो जाती है, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन तो बेचारी वैसे क्या नाम है, ऑलरेडी एक तरह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली वुमेन, तो एंजाइटी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एंजाइटी किसकी वजह से, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, ठीक है, उसको किसी ने बता दिया है कि ये होने से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी एंजाइटी में है, और उसको क्या हो सका, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से क्या हो सकती है, वो और एंजाइटी के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो आपका गोल क्या होगा, टू रिड्यूस द एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी को कम करना। फिर असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी हो गया, इमोशनल सपोर्ट करना, मदर को कम एक्सप्रेस फीलिंग करवाना। फिर उसके अलावा एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट क्लियरली, इन्वॉल्व करना फैमिली मेंबर को सपोर्ट के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेंटेन काम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपके मैंने यहाँ पर कम से कम आपके 15 डायग्नोसिस बनाए, ठीक है। 15 डायग्नोसिस में अगर आपने 6 डायग्नोसिस भी लिख लिया ना एग्जाम के अंदर, 6 डायग्नोसिस इनफ होंगे, ठीक है। 6 डायग्नोसिस आपने लिख दिया ना, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके 8 नंबर में से 7 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्नोसिस हो गया अपना इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया वोमिटिंग एंड पुअर एपेटाइट की वजह से आपको क्या हो सकता है, जो आपका न्यूट्रिशनल लेवल है वो क्या हो सकता है, इम्बेलेंस्ड हो सकता है, ठीक है। इसका इंटरवेंशन हो गया, और इसके अंदर आपका गोल आ जाएगा आपका इंप्रूव करना न्यूट्रिशनल डाइट को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिस्क फॉर फिटल इम्पेयर्ड फिटल ग्रोथ, ठीक है। मतलब ऐसे भी रिस्क हो सकते हैं जो फिटल की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, इम्पेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, मैटरनल के कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ठीक है। तो उसके अंदर आपको यूएसजी वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना, एंटीनेटल चेकअप सारी चीजें प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरवेंशन। फिर हो क्या आपका फटीक, फटीक मतलब क्या हो गया, थकावट तो होगी होगी, क्योंकि
जो आपकी पेशेंट है वो ऑलरेडी क्या नाम है उसके सारी जो आपके अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से आप पेशेंट को क्या होती है, फटीग होती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या होती है, फटीग होती है, थकावट होती है, किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी फटीग को कम कर सकते हो, रिड्यूस द फटीग, ठीक है। ये इसके इंटरवेंशंस हो गए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करें, नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो अपन प्राइमरी ग्रेविडा होती है तो उसको नॉलेज नहीं होती कि यार पहली बार बियरिंग कर रही है बच्चे को, तो उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती है, तो उसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको क्या होती है, नॉलेज के अंदर कमी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हो, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इंटरवेंशन का। इसमें आप क्या करोगे, टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ पेशेंट, नॉलेज प्रेग्नेंट पेशेंट का आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रिस्क ऑफ शॉक, शॉक का रिस्क हो सकता है किसकी वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है। ये आपके 2-4 डिजीज के अंदर ही लिख सकते हो, जैसे आपकी एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका डिस्टर्ब होगा स्लीपिंग पैटर्न, किसकी वजह से, पेन, एंजाइटी और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। ये आप सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रिस्क फॉर फेटर मैटरनल फीटल अटैचमेंट रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये आपको कुछ 1-2 डिजीज में ही लिख सकते हो, जैसे पीपीएच हो गया, ठीक है, उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ प्रेग्नेंट और कॉम्प्लिकेशन, प्रेग्नेंट कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, आप पूरी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो वो आपका ये आपका नेक्स्ट डायग्नोसिस हो गया। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, 14 नर्सिंग डायग्नोसिस की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना, असेसमेंट लिखना, ठीक है। असेसमेंट सबसे पहला असेस वाइटल साइन, फिर उसके या फिर यहाँ पर असेसमेंट डाल दो सब्जेक्ट हेडिंग, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो या फिर आप असेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिख दिया या फिर आपने क्या लिख दिया, असेसमेंट लिख दिया, ठीक है। असेसमेंट में आपको 4 to 5 लाइन ही लिखनी है, ठीक है। या तो आप ये वाला फॉर्मेट अपना सकते हो, या फिर अभी मैंने बताया वो वाला फॉर्मेट आप डायरेक्टली भी अपना सकते हो। सबसे पहले क्या लिखो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दो, 5 या 6 क्या लिख दो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दो, ठीक है। जो अब डायग्नोसिस अगर बनाने आ गए ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, गोल अपने मन से लिख सकते हो। पूछो कैसे, मैं बताऊंगा ऐसे, कैसे कि आपने जो डायग्नोस बनाया है, ठीक है। जैसे आपका पेन का डायग्नोस बनाया तो आप पेन का ही गोल लिखो, ये नहीं कि आपने डायग्नोस बनाया है न्यूट्रिशनल बैलेंस का इम्बैलेंस की वजह से और आप यहाँ लिख रहे हो रिड्यूस द पेन, तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार बावड़ा तो नहीं है, पेन डायग्नोस बना रहा है और उसका गोल अलग ही है, ठीक है। तो जो आप 5 या 6 डायग्नोस बना रहे हो ना, तो गोल क्या लिखो, डायग्नोसिस ओरिएंटेड लिखो, ठीक है। जैसे आपने बना लिया पेन का डायग्नोसिस, फिर आपने बना लिया कोपिंग मैकेनिज्म का डायरेक्ट फिर आपका रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम का आपने क्या बनाया, डायग्नोसिस बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई से भी 5 डायग्नोसिस, नॉलेज डेफिशिएट का बना लो, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेवल का बना लो, या फिर कोई से भी आप 5 बना लो। जो मैंने आपको 14 कॉमन बताया ना, उस कॉमन में से आप कोई से भी 5 बना लो। जैसे शोक का हो गया, ठीक है। शोक का तो खैर आप सब में नहीं लिख सकते हो, लेकिन स्लीप पैटर्न का हो गया, ठीक है, स्लीप पैटर्न का हो गया, या फिर आपका जितने भी कॉमन बताए फटीग वाला लिख सकते हो आप सब के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप इम्पेयर्ड टिश्यू की लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी डायग्नोस बना रहे हो ना, उससे रिलेटेड ही आपके क्या लिखने, गोल लिखने, ठीक है। पेन का लिया है तो फर्स्ट में टू रिड्यूस द पेन, ठीक है। फिर आपने नॉलेज डेफिशिएंट का लिया है तो इंप्रूव द नॉलेज पेशेंट, ठीक है। अगर आपने न्यूट्रिशनल का लिया है तो मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो मतलब जो भी मैं आप मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप डायग्नोस बना रहे हो ना, गोल उसी से ओरिएंटेड बनाओ, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो आपके इंटरवेंशन लिखोगे ना, इंटरवेंशन लिखना मैं कहूंगा कि 10 लाइन तो आप आराम से लिख सकते हो। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि जो आपका डायग्नोसिस बनाए उसी से ओरिएंटेड गोल बनाए और उसी से ओरिएंटेड आपको क्या बनाने हैं, इंटरवेंशन लिखने हैं, ठीक है। ऐसे पेन का बनाया आपने, ठीक है। तो पेन के अंदर पहला डायग्नोसिस तो होता है असेस द लेवल ऑफ पेन, दूसरा हो गया पेन कितना है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, तीसरा हो गया पेन के लिए आप कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी क्या नाम है, एनाल्जेसिक थेरेपी दे रहे हो, ठीक है। चौथा हो गया पेन के लिए आप क्या क्या टेक्निक दे रहे हो, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इंटरवेंशंस हो गए, ठीक है। तो अब मैंने आपको ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है। आपके यहाँ अगर बात करें तो अपने अगर बात करें ना, तो अपन ओबीजी के अंदर बात करें तो ओबीजी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आपके बड़े अगर 16 नंबर के आ गए, तो आपके अगर बात करें तो 16 नंबर का तो ओनली नर्सिंग मैनेजमेंट ही आएगा, ठीक है। तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना तो मन से सीख ही गए होंगे अब तक तो, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, और इससे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले एक वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसके अंदर है ना अपन खुद से नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हमने
पूरा डिस्कस किया है कि खुद से नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए एक बार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आपको आपका नर्सिंग नंदा के जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो आप कैसे बना सकते हो खुद से, वो आप वीडियो अपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। तो ये तो कहानी होगी आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट की। अगर क्वेश्चन के अंदर आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट, अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एनसीपी की, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया अपना एनसीपी आ गया, ठीक है, तो एनसीपी के अंदर वही आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। कम से कम आपको 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे सेम टू सेम, ठीक है। सेम टू सेम 3 फॉर्मेट बना लिए। यहाँ पर आपका हो गया असेसमेंट, फिर आपका हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आपका हो गया गोल, यहाँ पर आपका हो गया इंटरवेंशन, ठीक है, फिर हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में क्या हो गया आपका इवाल्युएशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 खाने बनाने आपको 3 बार 3 पेज के अंदर, ठीक है। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा लिखो, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दो जो आपका कॉमन बताया हो, ठीक है। गोल लिख दो जो नर्सिंग डायग्नोसिस ओरिएंटेड है, ठीक है। इंटरवेंशन वही आपको 6-7 इंटरवेंशन लिखने हैं हर डायग्नोसिस के जो आप अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन में आपने डायग्नोस इंटरवेंशन दिया है वो इम्प्लीमेंटेड किया है या नहीं किया है, ठीक है। फिर इवाल्युएशन में अब पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड कंडीशन कैसी है, ठीक है। अगर पेन था तो पेन अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, पेशेंट इम्प्रूव द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का पेन हैज बीन इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव द, या फिर पेशेंट का पेन क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इवाल्युएशन हो गया। तो यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्या क्या, सबसे पहले अपन ने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया है, अब अपन ने एनसीपी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में क्या लिखना है, रोल ऑफ नर्स क्या क्या होता है, जैसे एज ए कम्युनिकेटर क्या नर्स का रोल होता है, एज ए एजुकेटर नर्स का क्या रोल होता है, एज ए क्लिनिशियन क्या होता है, एज ए फिजिशियन क्या होता है, एज ए रिसर्चर क्या होता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, एज ए कम्युनिकेटर क्या होता है, एज ए कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, नर्स के रोल हो गए। कम से कम आपको 10 रोल लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप रोल लिखते समय ना बीच में लिखो रोल ऑफ नर्स, ठीक है। रोल ऑफ नर्स लिख के आप बॉक्स के अंदर सारे रोल लिखो पहले, ठीक है। ये सारे आप रोल लिख सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। अगर रोल की बात करें तो यहाँ पहले आप सबसे पहले बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर रोल ऑफ नर्स लिख के फिर आप जितने भी रोल आपको आ रहे हैं, ठीक है, कम से कम 7 रोल 8 रोल तो होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर के अंदर आपको 2 पेज 2.5 पेज तो भरने ही बनेंगे, तो 7-8 रोल तो होने ही चाहिए, ठीक है। 7-8 रोल के नाम लिखो ताकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई इसने सही लिखा है रोल, ठीक है। फिर आप उन रोल के बारे में 2-2 लाइनें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर एनसीपी कैसे करनी है, रोल ऑफ नर्स कैसे करना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपको पूछ लिया है कि आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लिया ना, तो सबसे पहले डिजीज की आप क्या कर दो, डेफिनेशन दे दो, ठीक है। डेफिनेशन देने के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, जो भी आपने इंटरवेंशन बढ़ाए ना यहाँ पर, वो आप क्या कर सकते हो, सारे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने जाना है कि नर्स के ओबीजी के अंदर कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट लेके, और ओबीजी के अंदर कोई सी भी डिजीज आ गई ना, अब आप आराम से इतना तो कर पाओगे कि आप आराम से 8 में से 6 या 7 नंबर आप आराम से क्या कर पाओगे, गेन कर पाओगे, ठीक है। तो ओबीजी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, एनसीपी कैसे लिखनी है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखनी है, रोल ऑफ नर्स कैसे लिखना है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने पूरा रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट, एनसीपी के बारे में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अगर लेबर के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैनेजमेंट ऑफ लेबर, तो मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ लेबर की भी ट्रिक बता दूंगा, और मैनेजमेंट ऑफ लेबर में भी आपको कॉमन ऐसी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको नर्सिंग लेबर के मैनेजमेंट कैसे लिखना है, क्योंकि लेबर से भी आपके हर बार एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस अगेन।